मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें व्यापक रूप से भारत में राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है और उन्हें उनके अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा था। इस निबंध में हम महात्मा गांधी के जीवन और विरासत में तल्लीन होंगे, उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, सक्रियता और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व की खोज करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। वह करमचंद गांधी एक हिंदू मोद बनिया व्यापारी और उनकी चौथी पत्नी पुतलीबाई एक कट्टर हिंदू से पैदा हुए 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। गांधी एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वे अपनी मां की धर्मपरायणता और अपने पिता की नैतिकता से बहुत प्रभावित थे। 1883 में 13 वर्ष की आयु में गांधी का विवाह कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया से हुआ, जो उस समय 13 वर्ष की थी। शादी उनके परिवारों द्वारा तय की गई थी और उस समय भारत में एक आम प्रथा थी। गांधी और कस्तूरबाई के 4 बच्चे थे, लेकिन उनके पहले बच्चे की जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। पोरबंदर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। उन्हें कानून में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने एक विदेशी देश में जीवन के अनुकूल होने के लिए संघर्ष किया। हालांकि उन्होंने अंततः 1891 में स्नातक किया और कानून का अभ्यास करने के लिए भारत लौट आए। प्रारंभिक सक्रियतावाद। एक वकील के रूप में गांधी के शुरुआती वर्ष उल्लेखनीय नहीं थे और उन्हें मुवक्किलों को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने के लिए 1 साल के अनुबंध की पेशकश की गई थी। गांधी ने इसे अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के अवसर के रूप में देखा और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन को विकसित करना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी भारतीय प्रवासियों के साथ होने वाले भेदभाव से भयभीत थे। वह खुद नस्लीय पूर्वाग्रह के अधीन था और प्रथम श्रेणी के डिब्बे से जाने से इनकार करने के कारण उसे ट्रेन से फेंक दिया गया था, जो कि गोरे यात्रियों के लिए आरक्षित था। इस घटना का गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने लगे। उन्होंने 1894 में नेताल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ विरोध और सविनय अवज्ञा अभियान आयोजित करना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी की सक्रियता को उनके अहिंसक प्रतिरोध के उपयोग द्वारा चिन्हित किया गया था। उनका मानना कि हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है और अहिंसा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करने का एक अधिक प्रभावी साधन था। उन्होंने अपने दर्शन को सत्याग्रह कहा, जिसका अर्थ है सत्य बल या आत्मा बल। भारत को लौटे 1915 में गांधी भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, एक राजनीतिक दल जो ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन और दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव ने उन्हें कांग्रेस नेताओं के बीच एक लोकप्रिय नेता बना दिया और वह जल्द ही पार्टी के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन गए। भारत में गांधी के प्रारंभिक वर्षों को देश की विविध आबादी को एकजुट करने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों से चिन्हित किया गया था। उनका मानना कि भारत की विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है और सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और समान उपचार दिया जाना चाहिए। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया, जिसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी कैद करने और बोलने और विधानसभा की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी। इस अधिनियम ने भारतीयों को नाराज कर दिया और गांधी ने इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। उन्होंने एक दिन की राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया, जो पूरे भारत में मनाया गया, और उन्होंने एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व किया अमृतसर शहर, जिसे ब्रिटिश पुलिस द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानी जाने वाली इस घटना के परिणामस्वरूप सैकड़ों निहत्थे नागरिकों की मौत हुई और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और बढ़ावा मिला।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व बाद के वर्षों में गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अहिंसक सविनय अवज्ञा का आह्वान किया और भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। उन्होंने स्वराज या स्वशासन के महत्व पर भी जोर दिया और भारतीयों को अपने स्वयं के शासन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी का सबसे प्रसिद्ध अभियान नमक मार्च था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जो 1930 में हुआ था। भारत में नमक के उत्पादन और बिक्री पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था और गांधी ने इसे ब्रिटिश उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में देखा। उन्होंने साबरमती में अपने आश्रम से तटीय शहर दांडी तक 240 मील की दूरी तय करने का फैसला किया, जहां वे ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करते हुए नमक का उत्पादन करेंगे। मार्च एक बड़ी सफलता थी और इसने हजारों भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इन वर्षों में गांधी के अभियानों और विरोधों ने गति प्राप्त की और वे स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के प्रतीक बन गए। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और उनकी सक्रियता के लिए कुल 7 साल जेल में बिताने पड़े। हालांकि उन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी नहीं खोया और उन्होंने शांति और न्याय के अपने संदेश से लाखों भारतीयों को प्रेरित करना जारी रखा। स्वतंत्रता और विभाजन 1947 में ब्रिटिश सरकार अंततः भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई और देश को 2 राष्ट्रों में विभाजित किया गया, भारत और पाकिस्तान। गांधी विभाजन के विचार के विरोधी थे और उनका मानना कि अखंड भारत में हिंदू और मुसलमान शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते हैं। उन्होंने विभाजन के विरोध में आमरण अनशन किया और उनके प्रयासों से देश भर में भड़क रही हिंसा को शांत करने में मदद मिली। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद भारत का विभाजन हुआ और विभाजन ने मानव इतिहास में सबसे बड़े प्रवासन में से एक का नेतृत्व किया, जिसमें लाखों लोग अपने घरों से उखड़ गए और भारत या पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर हो गए। विभाजन के साथ हुई हिंसा के परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए और गहरे घाव पैदा हुए जो आज भी महसूस किए जाते हैं। हत्या और विरासत अहिंसा के प्रति गांधी की प्रतिबद्धता और सत्याग्रह के उनके दर्शन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला सहित दुनिया भर के अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। हालांकि शांति और न्याय के उनके संदेश को हमेशा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के कुछ सदस्यों दोनों के विरोध का सामना करना पड़ा। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी, जो अहिंसा पर गांधी के विचारों और विभाजन के उनके विरोध से असहमत थे। गांधी की मृत्यु भारत और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी और इसने व्यापक शोक को जन्म दिया। आज गांधी को भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक और शांति और न्याय के वैश्विक प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। अहिंसक प्रतिरोध का उनका दर्शन दुनिया भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रेरित करता है और उनकी विरासत अन्याय और उत्पीड़न के मुकाबले प्यार और करुणा की शक्ति का एक स्थायी अनुस्मारक है। अंत में मोहनदास करमचंद गांधी एक उल्लेखनीय हस्ती थे जिनकी विरासत आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सत्याग्रह का उनका दर्शन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के केंद्र में था और शांति और न्याय का उनका संदेश आज भी प्रतिध्वनित होता है। गांधी एक जटिल और कभी कभी विवादास्पद व्यक्ति थे और उनकी विरासत बहस और व्याख्या के अधीन रही है। कुछ लोग नस्ल और लिंग पर उनके विचारों की आलोचना करते हैं, जबकि अन्य सविनय अवज्ञा के उनके तरीकों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गांधी का भारतीय इतिहास और व्यापक दुनिया पर प्रभाव पड़ा। अपने जीवन और कार्य के माध्यम से गांधी ने व्यक्तिगत कार्रवाई की शक्ति और सही के लिए खड़े होने के महत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने दिखाया कि दुर्गम प्रतीत होने वाली बाधाओं का सामना करते हुए भी शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से परिवर्तन लाना संभव है। प्रेम, करुणा और न्याय का उनका संदेश आज दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बना हुआ है।